हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द हिस्टोरिया आर्क। आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। वो है इग्नू एमए हिस्ट्री प्रोग्राम का सब्जेक्ट MHI 102। तो चलिए आज इसका फर्स्ट चैप्टर स्टडी करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम एक ऐसे विचार की कहानी समझने जा रहे हैं जो हमारी आज की दुनिया की बिल्कुल बुनियाद में है। ये विचार कि हम सब एक व्यक्ति हैं, एक इंडिविजुअल हैं। काफी गहरा सवाल है ना? किसी की पहचान, उसकी अपनी सोच, उसकी पसंद नापसंद, यही सब मिलकर तो उसे वो बनाते हैं जो वो है, एक अलग शख्स। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जो सोच है ना कि हर इंसान अपने आप में खास है, आज़ाद है, ये हमेशा से नहीं थी। इसका बाकायदा एक इतिहास है, एक जन्मस्थान है, और वो जगह थी पुनर्जागरण काल का यूरोप। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर और समझते हैं कि कैसे पुनर्जागरण यानी रेनेसां ने इंसान को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा दुनिया को दिया। ये जो मशहूर तस्वीर है ना, ये पुनर्जागरण की पूरी सोच का निचोड़ है। यहाँ इंसान को सिर्फ भगवान के भरोसे बैठा एक असहाय जीव नहीं दिखाया गया, बल्कि उसे एक क्रिएटिव, एक ताकतवर हस्ती के तौर पर दिखाया गया है। ये इंसान की अपने काबिलियत का जश्न है। तो ये पुनर्जागरण, या जिसे अंग्रेजी में रेनेसां कहते हैं, इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है फिर से जन्म। ये उस दौर की बात है जब यूरोप में कला, विज्ञान और सोच में एक जबरदस्त तूफानी बदलाव आया। और यही था वो क्रांतिकारी बदलाव। ये सोचना कि इंसान खुद अपनी किस्मत बना सकता है, भगवान पर निर्भर हुए बिना, उस जमाने के लिए ये एक चौंका देने वाली बात थी। इसने सदियों पुरानी सोच की चूल्हे हिला दी थी। इस पूरी सोच को एक नाम, एक पहचान दी इतिहासकार जैकब बर्खाट ने। उन्होंने ही कहा कि पुनर्जागरण वो मोड़ था जहां दुनिया का ध्यान पहली बार भगवान से हटकर इंसान पर और उसकी अपनी शख्सियत पर आया। लेकिन सवाल ये उठता है कि सोच की ये क्रांति उत्तरी इटली में ही क्यों शुरू हुई, कहीं और क्यों नहीं? तो इसका जवाब छिपा है वहां के बिल्कुल अनोखे हालात में। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ था बाकी का यूरोप, जहां चर्च और जमींदारों का बोलबाला था, जिंदगी गांवों में सिमटी हुई थी। और दूसरी तरफ थे इटली के शहर, जो आज़ाद थे, जहां व्यापारियों का राज था और व्यापार ही सब कुछ था। माहौल ही बिल्कुल अलग था। मतलब इटली के इन शहरों में आपकी हैसियत इस बात से तय नहीं होती थी कि आप किस परिवार में पैदा हुए हैं, बल्कि इस बात से कि आपके पास कितना पैसा है, आपका व्यापार कैसा है। वकीलों जैसे नए प्रोफेशन जरूरी हो गए, और जब लोग शासन में हिस्सा लेने लगे तो उनमें नागरिक होने का एक नया एहसास पैदा हुआ। ये एक ऐसी जमीन थी जहां व्यक्तिवाद का बीज आसानी से पनप सकता था। समाज तो बदल ही रहा था, लेकिन इसके साथ साथ एक और क्रांति चल रही थी, दिमागी क्रांति। और इसी को हम मानवतावाद यानी ह्यूमनिज्म कहते हैं। ये समझिए कि पुनर्जागरण का आइडियोलॉजिकल इंजन था। तो ये मानवतावादी कौन थे? देखिए, उनका मानना था कि असली सभ्यता, असली ज्ञान तो प्राचीन ग्रीस और रोम के पास था, और वो उसी ज्ञान को वापस लाकर एक नया, बेहतर दौर बनाना चाहते थे। उनका पूरा ध्यान इस बात पर था कि एक इंसान होने का असल मतलब क्या है। और इस पूरी लहर को शुरू करने वाले थे पेट्रार्क। असल में उन्होंने ही इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा: प्राचीन काल, फिर बीच का अंधकार युग, और फिर उनका अपना समय, जिसे वो एक नई सुबह, एक प्रकाश का युग मानते थे। इस नई सोच का असर पढ़ाई लिखाई पर भी पड़ा। मानवतावादियों ने पूरा करिकुलम ही बदल दिया। अब जोर धर्मशास्त्र पर नहीं, बल्कि व्याकरण, कविता, इतिहास और नैतिक दर्शन जैसे विषयों पर था। मतलब वो विषय जो ये सिखाते हैं कि कैसे सोचा जाए, कैसे बात की जाए, और एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए। और फिर एक आविष्कार ने सब कुछ बदल दिया: प्रिंटिंग प्रेस। सोचिए, इसने इन नए विचारों को पंख लगा दिए। किताबें अब हाथ से नहीं लिखी जाती थीं, वो छप सकती थीं। और देखते ही देखते ये मानवतावादी सोच पूरे यूरोप में जंगल की आग की तरह फैल गई। तो ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन जमीन पर इसका असर क्या हुआ? इसका सबसे साफ सबूत हमें उस जमाने की कला और सोच में मिलता है। जरा इन 2 शैलियों को देखिए, फर्क साफ नजर आएगा। एक तरफ है मध्ययुगीन कला, जो ज्यादातर सांकेतिक है, सपाट सी लगती है, और दूसरी तरफ है डोनाटेलो की यह मूर्ति, यथार्थवाद। देखिए, ऐसा लगता है जैसे इसमें जान है, यह अभी हमसे बात करने लगेगी। और हां, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मोनालिसा। ये सिर्फ किसी औरत की तस्वीर नहीं है, ये एक इंसान के पर्सनालिटी को, उसकी उस रहस्यमयी मुस्कान को, उसकी पूरी शख्सियत को कैद करने की कोशिश है।
ये व्यक्तिवाद का सबसे बड़ा आर्टिस्टिक स्टेटमेंट है। और जैसा आर्ट में यथार्थवाद आ रहा था, वैसा ही सोच में भी आ रहा था। मैकियावेली जैसे विचारकों ने इंसानी स्वभाव को बिना किसी लाग लपेट के देखा। उन्होंने कहा कि सत्ता पाने की इच्छा रखना स्वाभाविक है, इसमें कुछ गलत नहीं। उन्होंने दुनिया को वैसे ही दिखाया जैसी वो थी, न कि जैसी होनी चाहिए। दूसरी तरफ पिको डेला मिरांडो जैसे फिलोसोफर तो ये कह रहे थे कि इंसान पूरी तरह से आज़ाद है अपना मुकद्दर चुनने के लिए, ये कि वो जो बनना चाहे बन सकता है। उस वक्त के लिए ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। तो सदियों पुरानी इन सब कहानियों का आज के दौर में क्या मतलब है? सच तो यह है कि पुनर्जागरण की विरासत आज भी हमारी दुनिया को, हमारी सोच को चला रही है। संक्षेप में समझें तो फोकस सामूहिक पहचान से हटकर व्यक्तिगत उपलब्धि पर आ गया। दुनिया को अब भगवान की मर्जी से नहीं, बल्कि इंसानी इच्छा शक्ति से चलने वाली चीज माना जाने लगा। जिंदगी का मकसद मरने के बाद की तैयारी करना नहीं, बल्कि इसी दुनिया में नाम कमाना और ज्ञान हासिल करना हो गया। और यहीं से सेल्फ मेड यानी अपनी किस्मत खुद बनाने वाले इंसान का आइडिया पैदा हुआ। तो आज हम जिस इंडिविजुअल अचीवमेंट की बात करते हैं, जिस ह्यूमन रीजन की ताकत पर भरोसा करते हैं, उन सब की जड़ें 15वीं सदी के फ्लोरेंस में पैदा हुए इन विचारों में है। यही हमारी आधुनिक दुनिया की बुनियाद है। तो एक आखिरी सवाल, पुनर्जागरण ने तो इंसान को कायनात के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया था। आज के दौर में, आज के समाज में हम एक व्यक्ति को कहाँ रखते हैं? सोचने वाली बात है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट द चैनल एंड join our Telegram community for notes and updates. Link is in the description box and comment section. Thank you.